हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ मैजिक विद ऑलराउंडर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज सबसे पहले हम संख्याओं के बेसिक के बारे में जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बेसिक के बारे में जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं में क्या क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बेसिक के बारे में जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। आपके सामने संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहले संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्या। पहला होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या होगी आपके सामने। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या है। इन चीजों को बहुत बेसिक से पढ़िएगा। ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे पहले आपको संख्याएं मिल गई दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। अब इसके बाद देखते हैं कि हम वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं काल्पनिक संख्याएं किस प्रकार की होती है। काल्पनिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, वो जानने के लिए सबसे पहले हमें इस वीडियो को पूरा देखना। आपको इस पूरे चैप्टर में मेरी गारंटी है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको रटने का लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रटने का सिस्टम से मैं पढ़ाता नहीं हूँ। सबसे पहले जैसे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर को जैसे यहाँ से इधर की साइड ले जाते हैं, बराबर के दूसरी साइड -2 आ जाता है। अगर x का प्लस माइनस का 2 आता है, क्योंकि जो माइनस अंडर रूट होता है उसका अंडर रूट, जैसे माइनस में कोई भी संख्या हो और उसके ऊपर अंडर रूट हो तो वो हमेशा काल्पनिक होती है। ये ध्यान रखना है हमें। इसको अयोटा से प्रदर्शित करते हुए काल्पनिक संख्याएं होती है। आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या आपकी समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या पे कौन कौन सी संख्याएं आती है। सबसे पहले वास्तविक संख्या में आपके सामने आती है प्राकृतिक संख्याएं। पहली कौन सी आती है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद दूसरी संख्या आपके सामने आती है पूर्ण संख्या। पहली कौन सी होगी? प्राकृत होगी, दूसरी होगी पूर्ण होगी, तीसरी आपके सामने आती है। पहली दो आपकी समझ में आ गई, प्राकृत संख्या। ये सब डिटेल से समझाऊंगा मैं कि क्या क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होती है। इसके बाद आती है परिमेय संख्या, इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। आपको सब चीजें डिटेल से समझाई जाएगी। अभी जो पढ़ा रहा हूँ, प्राकृत संख्या भी बताएंगे, पूर्ण संख्या भी बताएंगे, परिमेय संख्या भी बताएंगे और अपरिमेय संख्या भी। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। तो ये आपको 5 प्रकार की संख्या हो चुकी है: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक। तो सबसे पहले देखते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में कि पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो आप सब जानते हो लगभग लगभग। जिसने नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल जो प्रकृति ने हमको दे रखे हैं, वो हमारे प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा कितने से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, आप प्राकृतिक संख्या में आप इन पांचों चीजों को विस्तृत रूप से जानना जरूरी है, अगर वास्तविक संख्याओं को समझना चाहते हो तो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरह पूरे मैथ के कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बिल्कुल सरल और सीधे तरीके से आपको पूरी मैथ की बुक को यूट्यूब पर निःशुल्क हल कराया जाएगा। तो आपको प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोला जाता है, इसको इंग्लिश में n से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 करके ऐसे प्लस अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या। समझ में आ गया आपको ये चीज? तो प्राकृत संख्या सबको ध्यान रखनी है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है। इसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में हम अगर 0 ऐड कर दे, प्राकृत संख्या जैसे कहां से इसको होल नंबर पूर्ण संख्या बोलते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। अगर जीरो में पहले अपन n से स्टार्ट कर रहे थे, अगर जीरो में n जोड़ दे, मतलब प्राकृतिक संख्या को 0 से स्टार्ट कर दे, तो ये पूर्ण संख्या होती है।
पूर्ण संख्या आपको जैसे समझ में आ गया, आपके 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। केवल एक ही चीज ध्यान रखिए, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, बाकी सारी संख्या सेम होती है। तो 0 + n इसको लिख सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है आपके पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे पूर्णांक संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं हम। 0 1 2 3 4 ये 0 से स्टार्ट होती है, इसमें प्लस वाले भी आते हैं माइनस वाले भी आते हैं। वह संख्या जिसमें माइनस के मान भी हो, 0 भी और प्लस के मान भी हो, तो धनात्मक ऋणात्मक और 0 मान वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, इसे z से दर्शाते हैं। पूर्णांक का मतलब है माइनस वाली संख्या भी इसमें आ जाती है, प्लस वाली संख्या भी इसमें आ जाती है और 0 भी आ जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, आपको सबसे ज्यादा काम में आने वाला टॉपिक यही है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि परिमेय संख्या समझना जरूरी है अगर आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है वो समझिए आप। परिमेय संख्या होती है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप का मतलब हो गया, p यहाँ पे अंश है और q हर है। यहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, मतलब हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। वह p और q का पूर्णांक है, और p और q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए, मतलब पॉइंटों में p और q नहीं होने चाहिए। इसके बाद p और q का HCF का मतलब इसका गुणनखंड 1 आना चाहिए। p और q का HCF 1 होना चाहिए, p और q का HCF 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको ये चीजें? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं परिमेय संख्या को किस प्रकार हम बता सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, मतलब पॉइंटों में नहीं होते हैं, और p और q का जो HCF आता है वो 1 होता है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 0 हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को हम 0/1 0/2 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, और 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती। 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि q का मान आपको पता है कभी भी 0 नहीं होता है p/q में। तो 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 2/4, सबसे पहले आप देखिए 2/4 की जगह 1/3। 1/3 का एक भी एक में भी 1 का भाग जाता है और 3 में भी 1 का भाग जाता है, तो ये 1/3 हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब 2/4 को समझिए, 2/4 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए HCF 1 होना जरूरी है। जबकि आप देखिए यहाँ पे 2 में 2 का भी भाग जा रहा है, 2 में 4 का भी जा रहा है, 2 में 2 का भी भाग जा रहा है और 4 में 2 का भी भाग जा रहा है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया आपके, 2 आ गया, 2 आ गया, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसलिए 2/4 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हमें काटना पड़ेगा। काटने के लिए 2 को 2 से काटते हैं तो 1/2। इसको हम बहरूपिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रूप चेंज हो सकता है। जैसे देखिए आप इसको 2/4 को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 1 का भाग 1 में जा रहा है, क्योंकि इस अब ये कट नहीं रही है। संख्या जब तक कटती जाती है तब तक परिमेय संख्या नहीं होती है। जब कटना बंद हो जाती है उसके बाद उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 1/2 आपके सामने परिमेय संख्या है, जबकि 2/4 परिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होती है। अब आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए, अभाज्य संख्या होती है। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी, इसमें अभाज्य संख्या होती है, और अगर उसके ऊपर अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय होती है। अगर अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट हो, जैसे √2 √3 √5 √7, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जैसे 1 पॉइंट, अगर संख्या पॉइंट के बाद 0 0 अनंत तक बार बार संख्या आ रही है और अनंत तक जा रही है, और संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 1.001 00001, और संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है, तो ये भी परिमेय संख्याएं नहीं होती है। अगर जैसे 1 के ऊपर अंडर रूट 1.3 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1.3333, लेकिन इसके ऊपर क्या बार लगा हुआ है, तो बार वाली संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो 1.3 के ऊपर बार वाली संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये शांत अनावृत्ति वाली संख्या होती है।
अब देखिए 1.333 परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये अब इस प्रकार आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम 1.1 पर आते हैं। सबसे पहले आपके 1.1 पर आते हैं तो यूक्लिड एक आपके प्रमेय होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो सबसे ज्यादा 1.1 में आपके लिए महत्वपूर्ण है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ये ध्यान रखना आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत ही जरूरी है आपकी, क्योंकि 1.1 आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है वो ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमारे पास दो संख्याएं होती है और ए और बी, जिसमें ए का मान बी से बड़ा होता है। मतलब पहला मान बड़ा होता है हमेशा दूसरे मान से, ए का मान बड़ा होता है बी के मान से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए का मान बड़ा है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है और जीरो से बड़ा या बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है जहां जीरो आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर, या तो जीरो होगा या बड़ा होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। मतलब बी से हमेशा छोटा होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है भागफल, आर है यहाँ पे शेषफल, ए और बी आपके सामने पूर्णांक है ही, जहाँ पे ए का मान बी से बड़ा है। अब आप देखिए किस प्रकार ये प्रमेय काम करती है, वो आपको बिल्कुल इजी आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। जैसे दो संख्या मानते हैं आप 5 और 2, या 5 को मानते हैं ए का मान क्योंकि ए का मान हमेशा बी से बड़ा होता है, तो और 2 को मानते हैं बी का मान। तो इसे जहां समीकरण के अनुसार सेट करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं पहले। 5 में 4 में एक बार, तो 2 दूने 4, भागफल आया अपने पास 2 और शेषफल आया अपने पास, यानी क्यू का मान अपने पास 2 है और आर का मान 1 है। हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, ये ध्यान रखना है। तो इसे अब समीकरण के अनुसार सेट करते हैं तो क्या आएगा, जैसे आपके पास अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से द्वारा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा किस प्रकार लिख सकते हैं, ए का मान अपने पास 5 है, 2q, 2 गुणा क्यू का मान अपने पास कितना है 2 है, प्लस आर का मान अपने पास कितना है 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 2 गुणा 2 प्लस 1, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करते हो, जहाँ 2 किसका मान है क्यू का और 1 किसका मान है आर का, तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 मतलब 5। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है आपके, आर बराबर आर, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस प्रकार कार्य करती है। क्वेश्चन किस प्रकार होंगे ये हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे आपके दे रखी है, देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और भी, जहां ए का मान हमेशा बी से बड़ा होता है और ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा बी का बी से छोटा होता है। अब आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 पे लेके चलते हैं। सबसे पहले 1.1 पे 1.1 में से 100% 100% आपके एक सवाल आएगा। इन पहले क्वेश्चन से 101% आपके एक सवाल आएगा, लिख के ले लीजिएगा आप। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल लेते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के कई नियम है, कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज पे फोकस करना है कि हमें किस विधि से पूछा गया है। एचसीएफ आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है। एचसीएफ यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपने पास है 135 और 225 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप दोनों क्वेश्चनों को विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब तो हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 के लिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 135 बाय 225, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 225 का बड़ा है 135 से, तो क्या करते हैं हम बड़ी संख्या का, बड़ी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो सबसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले क्या करते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय में
बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या हमारे यहाँ 225 है और छोटी संख्या हमारे यहाँ 135 है। तो आपने इसी प्रकार सेट कर दिया, ए का मान कर दिया आपने, बी का मान कर दिया। अब हमें 135 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। 135 का 225 में, 135 का 225 में एक बार जाता है 135, 135 से कम 135 एक बार गया। आपके यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए तो 9, 12 में से 3 गए तो 9, 90 आपके यहाँ पे बच गए। 12 में से एक इधर उधार ले लिया, 12 में से 3 गए तो 9। तो आपको देखिए 90 यहाँ पर बच गए। अब 90 बच गए तो कितना आया अपने पास, एक तो आपके पास भागफल आया और शेषफल 90 आए, तो यहाँ लिख दिया आपको। अब आपके पास 135 और 90, अब यहाँ भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो आप इसको चरण बन लिख सकते हो, इसको आप चरण बन लिख सकते हो। अब चरण 2 में क्या करोगे आप, 135 को आगे लिखोगे आप, 135 को आगे लिखोगे, 90 को यहाँ लिखोगे। अब 90 का भाग हमें 135 में देना है, 90 का भाग 135 में दीजिएगा आप। 90 कम 90 है, क्या बच गया आपके पास, 5 बच गया। 13 में से 5 गए तो 13 में से 9 गए तो 4, तो 45 आपका आंसर आया। तो कितना भागफल तो एक आया आपका, शेषफल 45 आया। इसके बाद आप देखिएगा आपके पास यहाँ 90 बचा, 45 बता। अब 90 को आप बराबर की इधर की साइड लिखिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ी संख्या आगे लिखनी है, उससे छोटी संख्या उसके बाद में। 90 आगे लिख दिया आपने, इसके बाद क्या बचा 45। अब देखिए आप 45 छोटी संख्या का भाग देना है हमें बड़ी संख्या में, तो 90 में 45 का भाग 2 बार जाता है, शेषफल आ गया आपके पास 0। तो हमेशा जब शेषफल 0 आता है जिसका भाग दिया जाता है वो आपका एचसीएफ होता है। 45 को 2 बार गुणा किया, शेषफल 0 आ गया। तो 0 के ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होती है, 0 के जिसे आप निकालते हो तो 0 के ऊपर वाली संख्या हमेशा आंसर होती है। ये 0 के ऊपर वाला हमेशा आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना किस प्रकार है वो देखिए, क्योंकि लिखना महत्वपूर्ण है, निकालने से ज्यादा लिखना महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से आंसर को लिखते हो। आते ही लिख के आपके यहाँ पर अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0 है। वह भाजक मतलब किसका भाग देने पर हमें शेषफल 0 मिला है, अंतिम शेषफल 0 है तो वह भाजक। 45 का भाग देने पर हमें 0 मिला था, अतः एचसीएफ किस किस का, 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया, 45। इस प्रकार देखते हैं आप किस प्रकार आसानी से आप इस प्रकार के सवालों को आराम से निकाल सकते हो। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, तो आपका अच्छी तरह उम्मीद है आपका अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक संख्याओं को भाग देना है। अब दूसरा सवाल देखिए आप, 196 और 196 और 38,220, इसका आप हमको ऐसे एचसीएफ निकालता है। तो हल करना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड यहाँ पे 220 किससे बड़ा है, 196 से, 196 से। तो ए का मान हो गया हमारा 38,220। तो लिखिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख दोगे आप, 38,220 बराबर 196। अब क्या करोगे आप, बड़ी संख्या का में भाग दोगे छोटी संख्या, 196 का भाग 38,220 में। तो सबसे पहले यहाँ 3 संख्या है तो 3 में भाग दीजिएगा आप। 196 2 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही करना है हमें, क्योंकि 2 बार करोगे तो ये लगभग 192 के आसपास जाएगा, लेकिन अपन को करना नहीं है। तो एक बार करने पर 196, 196 आपके सामने आ गया। 12 में से 6 गए तो 6, 12 में से 6 गए तो 6, 17 में से 9 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पे आपके शेषफल कितना है, अभी आपके पास 2 और बच रहा है, तो यहाँ से 2 उठाइए आप, 2 उतारिए। इसके बाद आप 196 का भाग दोबारा दीजिए इसमें। तो 196 को 10 बार करते हैं तो लगभग 1960 आते हैं, लेकिन ये 1862 है तो 9 बार गुणा कीजिए इसको। तो हम ऐसे आइडिया लगाइएगा आप पूरा भाग। तो 9 बार करने पर आपके 9 बार करके देखिए, 9 6 54 का 4, हासिल का 5, 9 नाम 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 81 5, 86 6 8 को 8, 9 एकम 9 और 8 17।
1764। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 12 में 4 गए तो 8, 16 में से 15 में से गए तो 9, यहाँ से एक उधार इधर ले लिया तो 0, 0 0 बच जाएगी, 98 बच गया आपके, 0 उतारिए आप। अब 196 को आप लगभग 5 बार गुणा कीजिएगा। अगर 5 बार गुणा करते हो आप तो लगभग 980 आते हैं, क्योंकि 5 6 3 0 हाथ का 3, 5 नाम 45 और 3 48 का 8 हाथ का 4, 5 5 4 9, तो 980 से 980 यानी शेषफल 0 आ गया। तो जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आता है भैया आपका एचसीएफ होता है। यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, तो 195 को 196 को 195 से गुणा करने पर शेषफल 0 आता है। तो 0 से जस्ट पहले वाला मान, जिसका मान आपको 0 आता है, वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर भाजक 196 है, शेषफल 0, भाजक क्या है, भाजक 196 है। अतः एचसीएफ किस किस का 196 होगा, 196 एचसीएफ आ गया आपके सामने इसका। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। आपको बेसिक थोड़ा ध्यान रखना है, प्रश्न कोई ज्यादा नहीं है, यही ध्यान रखना है कि आपका शेषफल कहाँ आता है। कई टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जब तक भाग दीजिए जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए, और जिस बिंदु पर शेषफल 0 आता है भैया आपका एचसीएफ होता है। और तीसरा है आपको 867 और 255। अब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना आप, क्योंकि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको लिखिए आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, बड़ी संख्या को आप आगे लिखिए 867, 867 बराबर बड़ा है किससे, 255 से। तो क्या लिखोगे आप, चरण वन में सबसे बड़ी संख्या आगे लिखिए आप 867, सब्सक्राइब शेयर और लाइक दिए 867 225। तो छोटी संख्या का भाग दीजिए आप बड़ी संख्या में, 867 225 3 बार जाइएगा शायद इसमें, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 867 है, 3 बार जाएगा आपने, यहाँ 3 से गुणा कीजिए इसको, 3 बार भाग जाएगा इसमें, तो दीजिएगा भाग 867 में आराम से 3 बार। और इस प्रकार आप आराम से, बिल्कुल आराम से इसको समझिएगा। अब सबसे पहले इसको भाग दीजिएगा, 255 है तो यहाँ 2, हाँ तो 2 बार, तीन तीन संख्या है तो 3 बार ही देना पड़ेगा आपको, 25 75। हाँ ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 अंक से आप 3 बार, 3 पिंजो 15 का 5 हासिल का 1, 3 पिंजो 15 और 1 16, 16 पीछे हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7, 765 पर घटाइएगा, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से गए तो 0, 8 में 7 गए तो 1। अब 102 आया आपके, कोई संख्या नहीं आई तो किसको गुणा किया आपने, 3 से, शेषफल कितना आया 102। अब अगली संख्या क्या आएगी आपके, 255, अगली संख्या क्या है आपके पास 255, अगली संख्या आपके पास 255 है, तो चरण 2 में 255 आगे आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा आगे 255, 255 बराबर में कितना आ जाएगा 102। अब 102 का भाग हमने 255 में देना है, 102 का भाग 255 में, तो 2 बार दीजिएगा 102 का, 200 102 दूने 204, 204 हो गया आपके, तो 5 में 4 गए थे 1, 5 का 5, 2 का 2 में से 0, 51 बचे आपके। कितनी बार गए, 2 बार, शेषफल कितना है 51, तो 51 को आपने लिख दिया। आपको इसी क्रम में लिखना है। अब इसके बाद आपके पास 102 और 51 है, तो 102 को चरण 3 में आप क्या करोगे, 102 को आगे लिखोगे, चरण 2 में क्या करोगे आप 102 को आगे लिखोगे और 51 को पीछे। अब इसके बाद 51 का भाग हमें 102 में देना है, किस में देना है 102 में, 51 दूने 102। अब शेषफल आपके 0 आ गया, तो आपके यहाँ पे एचसीएफ तो यही आ गया, लेकिन इसको लिखना है कितनी बार गुणा करने पर आए, 2 बार, शेषफल 0 कितनी बार आए, 2 बार। तो यहाँ पर आते हमें लिखना है 0 के जस्ट ऊपर वाला मान होता है वो आपका एचसीएफ होता है, ये ध्यान रखना आप, तो जहाँ पे 0 आता है आते एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, एचसीएफ आपके 51 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 51 का भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हो, लिख सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मान निकालना, एचसीएफ निकालना आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पूरी मैथ बिल्कुल इजी तरीके से इसी प्रकार समझाई जाएगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1
6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो आप देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, सबसे पहले हमें 2 धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। तो वो देखिए आप किस प्रकार का हमें लेना है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको लॉजिक समझिए, इसमें लॉजिक क्या है। 6 क्यू + 1 दे रखा है, 6 क्यू + 3 दे रखा है, 6 क्यू + 5 दे रखा है, मतलब विषम संख्या को इसमें ऐड कर रखा है। 6 q + b + r, 6 का मान यहाँ पर क्या है, b के बराबर। 6 का मान क्या है, यहाँ b, 6 क्या है, यहाँ b। 6 का मान माना, 1 का मान आपके पास क्या है, ए माना एक विषम पूर्णांक संख्या है। ये हम क्या मान लेते हैं, एक विषम पूर्णांक संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है जो 6 से बड़ा है। ए का मान हमेशा किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, क्योंकि 6 दे रखा है हमको, अर्थात b बराबर कितना है, 6 से बड़ा हो गया ना ए का मान। अतः अब आपको करना क्या है, जैसे इसमें शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 6 से, शेषफल क्या आएगा आपको, शेषफल आपको पता है आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। तो आर का मान बी से छोटा होता है, तो आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा होगा तो कुछ भी हो सकता है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि अब सबसे पहले आपको क्या करना है, वही इसमें एक एक करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है, एक एक करके, क्योंकि आर का मान आपको इसमें बी का मान 6 दे रखा है, तो आर का मान हमेशा 6 से कम ही होगा। तो आर का मान 0 से लेके 5 कुछ भी हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सबसे पहले आप करोगे एक केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आप क्या करोगे, आर बराबर 0 पर आर का मान कितना ले रहे हो, बी का मान 6, क्यू का मान आर बराबर कितना है 0, पहला बराबर आर बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला केस में डाल दीजिए आप आर बराबर 0 पर। अब देखिए आप यहाँ पर ए बराबर क्या है 6q, यानी आप किसी भी यहाँ पे सम आया आपके पास, क्या आया आपके पास, सम। तो देखिए आप 6 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 6 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो आपके वही मान आएगा। जैसे आप 6 को q से गुणा करोगे, q की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, q की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए आप, क्यों कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्यू की जगह आप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आप कोई भी विषम संख्या लेंगे तो भी आंसर सम ही संख्या आएगी, जो 6 से गुणा करने पर, क्यों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, उसे 6 से गुणा करने पर हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी विषम संख्या को सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। जैसे देखिए आप मैं आपको करके बताता हूँ किस प्रकार। जैसे क्यू को यहाँ 3 ले लिया आपने, तो 6 ले लिया आपने, क्यू बराबर 3 को 6 से किया, 5 को 6 से किया, 6 को 6 से, 3 को 6 से किया 18 आया, सम आया। 6 को 5 से किया 30 आया, सम आया। 6 को 6 से किया 36 आया, सम आया। मतलब विषम संख्या लेने पर भी हमको सम संख्या से गुणा करने पर क्या आ रहा है, हमेशा सम संख्या आ रही है। तो ये ध्यान आ गया आपको। तो ये हमेशा क्या प्राप्त हुई, हमेशा सम संख्या क्या प्राप्त हुई आपको, सम संख्या। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आर की जगह कितना रखोगे आप, आर की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि अपन ने आर की जगह 0 रख लिया है। अब आर बराबर 1 हो, आर बराबर 1 में क्या करोगे, 1 की जगह ए लिखोगे, 6q की जगह 6q, आर की जगह 1 लिखोगे। अब देखिए यहाँ सम संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, विषम संख्या। सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, हमेशा क्या संख्या प्राप्त होती है, विषम। ये समझ में आ गया आपके। तो ये समीकरण 1 नंबर डाल दीजिए इसको। केस नंबर 30 आ जाइए आप, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आर बराबर कितना रखोगे आप, 2। तो ए बराबर 6q + 2, तो सम में सम जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, सम में सम जोड़ोगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। कोई दिक्कत इसमें। अब केस नंबर 4 पर आ जाइए आप,
केस नंबर 4 में r बराबर 3 पर a बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे r बराबर 2 है, यहाँ r बराबर 3 है। तो सबसे पहले r बराबर 3 पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर 6 क्यूब। सब में विषम जोड़ोगे तो विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? विषम संख्या। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए आप। इसके बाद केस नंबर 4, केस नंबर 5 में क्या करोगे आप, r बराबर 4 रखोगे तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, तो इस सब में सम जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगी? सम संख्या। ये समझ में आ गया आपके पास। इसके बाद केस नंबर 6, केस नंबर 6 में क्या करोगे आप, r बराबर 5 मानोगे तो मान क्या जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, तो सम में विषम जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या। तो इसको 4 नंबर डाल दीजिए आप। तो आप समीकरण 4, 3 इससे समझ रहे होंगे आप। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 4 से समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है और यही अपन को सिद्ध करना था। तो देखिए किस प्रकार आप आसानी से सिद्ध कर पा रहे हैं क्वेश्चनों को। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंक के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम संख्या कहीं भी दिख जाए आपको तो इसका मतलब है हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगर न्यूनतम संख्या दिख गया है इसका मतलब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम संख्या दिख रही है, इसका मतलब हमें देखिए आप हाईलाइट कीजिए, अधिकतम संख्या का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना है, क्योंकि अधिकतम संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको वही 616 और 32 का एचसीएफ अगर आप ज्ञात कर लोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को इजी तरीके से, बिल्कुल लप्पू तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो आपको जब भी अधिकतम संख्या दिख जाए इसका मतलब क्या है हमारे, इसका मतलब है कि हमें उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, 616 किसका प्रश्नानुसार, 616 प्रश्नानुसार हल करना है हमको। एचसीएफ निकालना किसका, 616 व 32 का, 32 का। अब सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालना है अपन, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वो हमारा आंसर होगा जो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे क्योंकि हम पहले प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बटा 32 से, 616 बटा 32 से, तो चरण 1 में क्या हो जाएगा, 616 बड़ी संख्या पहले बराबर की दूसरी साइड में छोटी संख्या, फिर हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। 32 का भाग 616, 616 32 दो 64 ज्यादा होते हैं तो एक बार ही जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 2 गए तो 9, 6 में से 5 में से 3 गए तो 2, 29 आए, 6 उतारे यहाँ पे, तो इसको 6 से गुणा करने पर कितने आ रहे हैं, लगभग 6 3 18, 6 2 12, नहीं 296, 9 बार गुणा करिएगा इसको, 9 3 27, 9 2 18, 9 से गुणा करिए, 9 2 18 को 8 हासिल गए, 9 3 27 और 1 28, 288, 6 में से 8 गए तो 16 में से 8 गए तो 8, 8 में 8 गए 0, 8 आ गया आपके यहाँ शेषफल। तो आपको 32 को किससे गुणा किया, 19 से, 19 भाग पर शेषफल कितना है आपके 8।
अब इसी प्रकार यहाँ पर 32 और 8, अब बराबर की दूसरी साइड क्या आएगा 32, चरण दो में क्या आएगा 32 इक्वल टू 8। अब 8 का भाग अपन को देना है 32 में, छोटी संख्या का 8 चौको 32, शेषफल कितना है 0, मतलब एचसीएफ कितना आ गया आपके 8। तो एचसीएफ यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते, लिखना कैसे 8 को 4 से गुणा किया, शेषफल में 0 आया आपके। तो आपके जो 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है वो आपका आंसर होती है। जैसे आपको यहाँ पर 0 के ऊपर 8 दिख रहा होगा तो एचसीएफ का मान कितना आ गया, एचसीएफ 216 और 32 का 8। तो ये हमारा 8 टुकड़ियां बनेगी सेना की, कितनी टुकड़ी बनेगी 8, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए किस प्रकार आप कितना इजी तरीके से आप एचसीएफ निकाल पा रहे हो, कितना इजी तरीके से आप एचसीएफ निकाल पा रहे हो, पूरी अच्छी कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सपोर्ट ही मुझे और अच्छा करने के लिए मोटिवेट प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर और 4 और 5 दोनों ही एक जैसे लगभग क्वेश्चन है। तो इसमें देखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 का होता है। तो ये देखिए किस प्रकार हल करना है आपको। हालांकि इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एक बार जरूर इसको सोल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन कौन सा है वो मैं बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन आपके बहुत कम चांसेस रहते हैं आने के, फिर भी इसको हल करना जरूरी है, क्या पता अपनी किस्मत खराब हो रही यही क्वेश्चन टपक जाए। तो सबसे पहले अपन को निकालना है इसका मान। तो सबसे पहले जैसे मान निकालना, आपको मान निकालने के लिए क्या करोगे, आपको माना पूर्णांक मानने पड़ेंगे। सबसे पहले पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने, तो पूर्णांक मानिएगा आप। सबसे पहले पूर्णांक क्या मानोगे आप, पूर्णांक एक के लिए मान लीजिए आप, पूर्णांक एक के लिए क्या मानोगे आप, पूर्णांक एक के लिए यहाँ b बराबर 3 है। अब ये b बराबर 3 कहाँ से लिखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अर्थात r बराबर हमेशा 3 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि b का मान 3 हमने माना है। 3m दे रखा है ना, तो b का मान हमने 3 मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको केस लगाने पड़ेंगे, केस 1 केस 2 केस 3। किस प्रकार देखिए आप यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3 लगाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा किस प्रकार हम केस लगाते हैं। ये केस 1 r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर क्या लिखोगे आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 3 है, q का मान अपन को निकालना है 3m, क्यू की जगह m दे रखा है, r का मान 0, a बराबर 3m। अब a बराबर 3m यही नहीं करना है अपन को, इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग कैसे निकालोगे आप वो ध्यान रखना। हमें वर्ग निकालना है, वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर एक का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर कितना होता है, 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3m का स्क्वायर। अब 3m स्क्वायर को क्या मान ले अपन, बड़ा m मान लेते हैं, क्योंकि हमको 3m लाना है, तो इसलिए 3m स्क्वायर को हमने m मान लिया, 3m आ गया। अब एक रूप तो यही लाना था आपको, 3m का रूप, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं अपन। दूसरा केस क्या लेना है, r बराबर 1 पर, r बराबर 1 लीजिए आप, r बराबर 1, तो a बराबर 3m+1, वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए आप इसका, वर्ग करने पर एक का स्क्वायर बराबर 3m+1 का स्क्वायर। आप जानते हो क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा आप, a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m, 2 इंटू 3m प्लस 1, 3m का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप 3m कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3m स्क्वायर कॉमन आ गया आपके, यहाँ से 3m स्क्वायर प्लस 6m+1। देखिए आप 3m से 3m यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3m का स्क्वायर प्लस 2m+1, क्योंकि 3 कॉमन लिया है यहाँ से, तो यहाँ से 3m बच गया। 3m स्क्वायर प्लस 2m को अपन को m मान लेना है, 3m+1 के रूप में आ गया, यार 3m+1 का रूप आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से आपको,
आप देख सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको खोलना आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब केस नंबर 3 में आर बराबर कितने रखेंगे अपन, जब आर बराबर 3 हो, लिखिए अब आर बराबर 3, आर बराबर 2, अभी तो आर बराबर 2 पे 3m+2, इसका स्क्वायर करोगे आप वर्क करने पर, वही ए स्क्वायर प्लस बी, ए का स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, 3m का 9m स्क्वायर, बिंदु छेदु 12m प्लस 2, 3+1 लिख सकते हैं ना इसको। देखिए यहाँ से आपको 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ से m स्क्वायर 3m स्क्वायर बच गया, प्लस 4m बच गया, प्लस 1 अब देखिए यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 को अपन क्या मान ले m, तो 3m+1 के रूप में आ गया ना, ये 3m+1 के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ तक तीनों। अब आर के अपन ने 0 1 2 3 तीन ही मान माने थे ना, तीनों मान के लिए यहाँ पर अपन ने निकाल लिए है, तो आपको ये लिखना है 3m 3m+1 m 3m के रूप में होता है। अब लास्ट में आंसर में क्या लिखना है आपको, लास्ट में आंसर में लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखना है। आगे इन वर्गों को त्रिम के रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय 9m+1 9m+8 के रूप में प्रयोग होता है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। ऐसे क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांक के लिए लेना है आपको, तो पहले धन पूर्णांक मानना पड़ेगा, कोई भी चीज के लिए धन पूर्णांक मानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप धन पूर्णांक मानिए इसके लिए। प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल है आपके, उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या करोगे, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, बी का मान 3 है, बी का मान 3 है। बी का मान 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको 9m दे रखा है, तो 9m उसके मल्टीपल में आता है, इसलिए हमने बी का मान 3 मान लिया। क्या मान लिया, बी का मान 3 मान लिया। तो आप देखिए बी का मान 3 मानने पर हमें, तो आर का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर आर का मान इससे छोटा होगा हमेशा, आर का मान अर्थात आर बराबर 0 1 या 2 तीन मान हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे आप। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाइएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखोगे आप, ए बराबर बी, बी का मान आप बी क्यू प्लस आर, एक की जगह आपके पास ए लिखना है, बी की जगह कितना लिख रखा है 3m+r, तो ए बराबर 3m+r हो गया आपके। अब आर बराबर 0 पे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आर बराबर 0 पे करिएगा आप, आर बराबर 0 पे ए बराबर 3m+0, तो ए बराबर क्या आ गया आपके पास 3m। तो अब आपको करना है घन करने पर, घन करना है यहाँ पर, घन का मतलब है स्क्वायर क्यू करना है, बात 3 लगानी, एक क्यू बराबर 3m का क्यू। अब 3 3 3 होते 27, 27 को क्या लिख सकते हो आप, 9 × 3m का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, 9 3m का क्यूब, ठीक है। 3m के स्क्वायर को अपन क्या मान ले, बड़ा m, 3m को क्या मान ले, बड़ा m, तो अपन 9m आ गया यहाँ पर। 9m रूप, ये पहला नियम, पहला रूप अपन को ये लाना था। इसके बाद r बराबर 1 पर देखिए आप, इसके बाद अपन देखते हैं r बराबर 1 पर, केस नंबर 2 में r बराबर 1 हो, तो क्या लिखना है, a बराबर 3m+1, इसका घन करना है आपको, ए क्यूब बराबर 3m+1 का क्यूब, तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b²a। कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे देखना, आप इसको अच्छी तरह थोड़ा सा बेक करके रोक के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए का क्यूब मतलब 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, ए का स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस इंटू 1
प्लस 3m 1 का स्क्वायर प्लस 3m। तो यहाँ से देखिए आप 3m, तो इनको संख्या को साथ लिखिए। 3m को क्या लिख सकते हो, 27m³। 3 होती 27m³, 3 होती 27m², 9m² इंटू 3। यहाँ पे देखिए आप 9m प्लस 1। यहाँ पे से देखिए आप 9 3m³ प्लस यहाँ पे m² बच जाएगा, 3m² प्लस 1 प्लस m प्लस 1। तो यहाँ से 9 को अपन क्या 3m², इसको पूरे को क्या मान ले m, तो ये आ गया 9m प्लस 1 2, क्योंकि अपना दूसरा रूप लाना था वो आ गया आपके पास। अब इसी प्रकार केस 3, 0 आ गया आपके पास, 1 आ गया। इसी प्रकार अपन को कौन सा केस देखना है, केस 3। केस 3 में क्या करोगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखिए आप, a बराबर 3m प्लस 2 घन कीजिए आप। घन करने पर a क्यूब बराबर 3m का प्लस 2 का क्यूब। सबसे पहले 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर प्लस 2 2 का स्क्वायर इंटू 3m। देखिए आप यहाँ पे 3 होती 27m² प्लस 8 प्लस 3m², 3 होती 27 2 54, 3 2 6 18, 3 36m², 36m, 27 9 कॉमन ले लिया, 3m² प्लस मिस्टेक हुई है क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 3m 2m², यहाँ से 2m बच गया, यहाँ से 4m बच गया, 9 कॉमन आ गया, प्लस 8 ऐसे वैसे बच गए, इसको m मान लेते हैं अपन। तो ये यहाँ पे हो गया 9m प्लस 8 के रूप में। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर समीकरण 1 2 3 से तीनों मान आपके आ चुके हैं। तो ये देखिए आप 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो किस प्रकार आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली प्रश्नावली 1.2 में आपको इसी प्रकार के मेथड के साथ। जय हिंद, जय भारत।